दिल्ली से मुंबई अपनी जॉब के सिलसिले में आया था। हालांकि उसे मुंबई की फास्ट लाइफ कुछ खास पसंद नहीं थी, पर वो अपने काम के लिए बहुत पैशनेट था। अपने करियर को एक नई सीढ़ी पर ले जाने के लिए वो कुछ समय के लिए मुंबई आया था। वरुण अक्सर अपने ऑफिस से लेट निकलता था, कभी कभी तो इतना लेट कि वो ऑफिस से निकलने वाला आखिरी इंसान होता था। ऐसी ही एक रात वरुण को ऑफिस में बैठे बैठे रात के 11 बज गए थे। वो अपना सामान पैक करके बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने देखा कि बहुत ही घमासान बारिश हो रही है। अब ना ही वरुण को कोई ऑटो रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई कैब। वो बस एक कोने में खड़ा बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वरुण के सर पर बूंदें पड़ना बंद हो गईं। उसने सर उठाकर देखा तो उसके सर पर एक छाता था और वो छाता लिए उसके साथ ही एक आदमी खड़ा हुआ था। वरुण ने मुस्कुराकर उस आदमी को थैंक यू कहा, पर उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। वरुण ने फिर से उस आदमी से बात करने की कोशिश की। वरुण ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। इस पर उस आदमी ने कुछ सेकंड्स बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरा क्या है, मैं तो एक फकीर हूं। कल किसी और को मिला था, आज तुम्हें मिला हूं और कल किसी और को मिलूंगा। वरुण को उस आदमी की बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि शायद वो आदमी नशे में है। वरुण तुरंत उसके छाते से निकलकर रोड पर चलने लगा, इस उम्मीद में कि शायद आगे उसे ऑटो मिल जाएगा। पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश में चलते चलते वरुण के पैर जैसे ही जमीन पर पड़ रहे थे तो एक आवाज आ रही थी, छपा। पर कुछ दूर चलते ही वरुण ने नोटिस किया कि वो आवाज अब 2 बार आने लगी थी। मतलब उसके कदमों की आवाज के अलावा एक और कदमों की आवाज, मानो कोई उसके पीछे पीछे ही चल रहा हो। वरुण ने मुड़कर पीछे देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। वरुण के लिए ये पूरा शहर ही नया था। उसे रास्तों का इतना अंदाजा नहीं था, पर क्योंकि उसका घर ऑफिस के पास ही था तो वो जैसे तैसे पैदल ही अपने घर पहुंच गया। उस रात वरुण का रूममेट भी फ्लैट पर नहीं था। कुछ दिनों के लिए वो अपने घर गया था। वरुण अक्सर ऑफिस से आकर ही सो जाता था, पर आज का दिन कुछ अलग था। बिस्तर पर लेटा हुआ वरुण सोने की जितनी भी कोशिश करता, उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका फ्लैट बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर था और बाहर चल रही तेज हवा और बारिश से उसके कमरे में लगी खिड़की जोर जोर से बज रही थी। आसमान में जोरों की बिजली भी कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोई बादल फट जाएगा और इसी शोर की वजह से उसके लिए पूरा माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। वरुण की सोने की नाकाम कोशिशों के बाद वो किचन से पानी लेने के लिए उठा, पर जैसे ही वरुण ने अपने पैर कमरे के फर्श पर रखे वो चौंक गया, क्योंकि वरुण के कमरे का फर्श गीला था। उसने उठकर ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कमरे की खिड़की थोड़ी खुली होने की वजह से पानी कमरे के अंदर आ गया था। वरुण तेजी से उस खिड़की को बंद करने गया और जैसे ही उसने खिड़की बंद की, खिड़की के कांच पर उसे एक हाथ दिखाई दिया। उस हाथ को देखकर वरुण की चीख निकल गई। 6th फ्लोर की खिड़की पर किसी का हाथ कैसे आ सकता था? वरुण डर के मारे अपने बिस्तर पर वापस चढ़ गया और उसकी आंखों के सामने वो हाथ वहां से गायब हो गया। वरुण को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से फ्लैट की लाइट ही चली गई। वरुण ने अपने मुंबई के एक दोस्त को कॉल लगाने के लिए अपना फोन उठाया तो उसने देखा कि फोन को चार्जिंग पर लगाने के बावजूद उसका पूरा फोन डिस्चार्ज था, उसमें बैटरी ही नहीं थी। ये देखकर वरुण की हालत अब और खराब होने लगी थी। तभी उसे किचन से एक जोर से कांच टूटने की आवाज आई। वरुण उठकर किचन में गया तो किचन के फर्श पर एक कांच की टूटी हुई बोतल पड़ी हुई थी। नजर घुमाकर देखने पर वरुण को किचन में एक काली बिल्ली दिखी। वरुण को लगा कि शायद
वो बॉटल उसी बिल्ली की वजह से टूटी थी। वरुण की जान में जान आई। उसने खुद को समझाया कि इतनी तेज बारिश की रात में अकेले होने की वजह से वरुण को अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। उसने खुद को संभाला और किचन का कांच साफ करके अपने कमरे में वापस जाने लगा। पर वो नहीं जानता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। जैसे ही वरुण अपने कमरे में वापस पहुंचा, उसकी रूह उसके शरीर से बाहर आ गई। उसके कमरे के कोने में वही आदमी खड़ा था जो उसे ऑफिस के नीचे छाते के साथ मिला था। वो आदमी बस वहां चुपचाप खड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर से पानी बह रहा था। बिजली कड़कने पर वरुण को उस आदमी का पूरा शरीर दिखा। उसकी चमड़ी पूरी तरह से नीली पड़ी थी। वरुण उसे देखकर सुन पड़ गया था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और वरुण से कहा, मैं तो बस मदद करना चाहता था, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बहुत जोर से बिजली कड़की और वो आदमी अचानक से वरुण के बहुत करीब आ गया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। अचानक उस आदमी का शरीर फूलने लगा, जैसे मानो उसके शरीर के अंदर कुछ भरा हुआ हो। तभी एकदम से वरुण के कमरे में पानी भरने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी था। इससे पहले कि वरुण कुछ कर पाता, वो पानी में डूबने लगा। वरुण को सांस ही नहीं आ रही थी और वो पानी में डूबता जा रहा था। अगली सुबह जब वरुण का रूममेट घर आया तो उसने वरुण को फर्श पर गिरा हुआ पाया। उसने जैसे तैसे वरुण को उठाने की कोशिश की तो वरुण के मुंह से बहुत सारा पानी निकला, जैसे उसे किसी ने समुंदर से निकाला हो। वरुण होश में आया और उसने अपने रूममेट को पूरी बात बताई। जब वो डूब रहा था तो वरुण को एक सपना आया, मानो वो उस आदमी की जिंदगी को देख पा रहा था। उसने देखा कि एक ऐसी ही रात जब बहुत बारिश हो रही थी, वो आदमी ऑफिस से अपने घर जा रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि जगह जगह पर बहुत पानी भर गया था। वो आदमी ऑफिस के नीचे खड़ा ऑटो ढूंढ रहा था। तभी उसके पास आकर एक औरत खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उस औरत को लेने एक गाड़ी वहां पर आई, पर गाड़ी में बैठते समय उस आदमी ने देखा कि उस औरत का दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। बस उस औरत को यही बताने के लिए वो आदमी उस गाड़ी के पीछे तेजी से गया और उसका पैर एक बहुत ही गहरे गड्ढे में पड़ गया। वो गड्ढा इतना गहरा था कि वो आदमी उसके अंदर डूबने लगा और इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, उसके लंग्स में पानी भर गया था और उसकी वहीं मौत हो गई। जब वरुण ने अपने ऑफिस के एरिया के पास जाकर लोगों से इस बारे में पूछा तो उसे पता चला कि कुछ साल पहले एक पतला बूढ़ा आदमी वहीं बारिश में गड्ढे में मर गया था। ये सुनकर वरुण का दिल दहल गया था। कल रात उसकी मुलाकात जिस आदमी से हुई थी वो वाकई उसी बूढ़े आदमी की आत्मा थी। वरुण ने अगले ही दिन अपनी फ्लाइट बुक की और वापस अपने घर दिल्ली चला गया। उस दिन के बाद से वरुण को वो इंसान कभी नहीं दिखा, लेकिन आज भी तेज बारिश होते ही वरुण घबराहट के मारे घबराने लगता है। की आवाज ऐसे महसूस होती थी जैसे किसी दानव को जंजीरों में जकड़ रखा हो और वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच गांव की तरफ से एक शोर गूंजता हुआ झरने की तरफ आया। वो भीड़ एक लड़के के पीछे भाग रही थी जिसके हाथ में एक चाकू था। वो लड़का भागते भागते नोह कलिकाई वाटरफॉल पर आकर रुका। भीड़ भी कुछ दूर रुक गई। इसने मेरी बेटी को मार डाला, इसको भी वैसे ही तड़पा तड़पा कर मारो। मारो 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 मारो। अचानक उस लड़के को एक आवाज सुनाई दी, कूद जाओ, कूद जाओ, खत्म कर दो इस जीवन को, कूद जाओ, कूद जाओ।
वो भूतिया झरना है, हम वहां नहीं आएंगे। इधर आजा चुपचाप। वो भीड़ क्या चिल्ला रही थी उस लड़के को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसको सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, कूद जाओ। कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ। उस आवाज की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही थी। कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ। आखिरकार वो लड़का कूद ही गया। हे भगवान, ये तो कूद गया। आज तक यहाँ कोई मरा नहीं था, आज ये मर गया। चलो वापस चलो, आज के बाद कभी कोई यहाँ लौटकर नहीं आएगा। वो सारी भीड़ अपने अपने घर को लौट गई। इस घटना के कुछ साल बाद मेघालय से लगभग 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में राजेश नाम का लड़का अपने माँ बाप को सोलो ट्रिप पर मेघालय जाने के लिए मना रहा था। सोलो ट्रिप मतलब अकेले जाएगा? तुझे हो क्या गया है राजेश? अरे माँ, सोलो ट्रिप का मतलब ये नहीं कि मैं सच में अकेला हूँ। आजकल ग्रुप ट्रिप होती है, ट्रैवल एजेंसी सब अरेंज करती है। तू हमें बेवकूफ समझता है क्या? पापा, मैं बच्चा नहीं हूँ और हम ग्रुप में जाएंगे जिसमें अजनबी लोग होंगे, पर सबकी डेस्टिनेशन सेम होगी। फिर भी अजनबी लोगों के साथ कैसे भरोसा कर सकते हैं? माँ, हर कोई ट्रिप पर एंजॉय करने के लिए ही आता है। प्लीज मुझे रोकिए मत, मुझे जिंदगी में कुछ नया एक्सप्लोर करना है। काफी देर तक बहस के बाद राजेश ने अपनी माँ को गले लगाकर मना लिया। पिता थोड़े अनमने तो थे, लेकिन उन्होंने भी अनुमति दे दी। ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ हुई तो सीधे घर वापस आना, समझे? जी पापा, बिल्कुल। अगले दिन राजेश ने अपना सफर शुरू किया। दिल्ली से मेघालय तक का सफर लंबा था। ट्रेन में सफर के दौरान उसने अपने ग्रुप के लोगों से मुलाकात की। मनदीप, इरफान, सलीना, ज्योति और राहुल। ट्रेन का सफर खत्म होने के बाद उन्होंने बस से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये पहाड़ और हरियाली देखकर तो मन ही शांत हो गया। सीरियसली, इट्स अमेजिंग। बस अब एक पतली सी सड़क पर चल रही थी। घना जंगल चारों तरफ से फैला हुआ था। तभी अचानक बस का रेडियो चालू हो गया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वापस चले जाओ। रेडियो किसने चालू किया? ये तो अपने आप ही चालू हो गया। सुनाई नहीं दिया? वापस चले जाओ। ड्राइवर ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। सभी सहम गए। ये क्या मजाक है? कौन कर रहा है ये सब? ये कोई मजाक नहीं है, ये जगह भूतिया है। मैंने पहले भी सुना है कि यहाँ अजीब चीजें होती है। तभी रेडियो बंद हो गया और बस की लाइट्स भी एक पल के लिए बंद हो गई। अंधेरे में सब एक दूसरे को पकड़कर बैठे रहे। ये क्या था? ड्राइवर साहब, ये आपकी कारस्तानी तो नहीं है? प्री रिकॉर्डेड ऑडियो बजा रहे हो? इरफान मियां, आपने तो हमारी चोरी पकड़ ली। मैं तो बस सफर का रोमांच बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। रोमांच की जगह आपने हमारे दिल की धड़कन बढ़ा दी। ये तो मजाक था, पर उन लोगों को पता नहीं था कि ये तो शुरुआत थी। असली खौफ तो अभी बाकी था। सुबह का समय था और चिरापुंजी की ताजी हवा में एक अलग ही जादू था। बस से उतरते ही उनका स्वागत गाइड डेविड ने किया। आप लोग चेरापूंजी की असली खूबसूरती देखने आए हैं तो यकीन मानिए ये सफर आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन याद रखना, प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी। आप तो शुरुआत में ही डरा रहे हैं। डरना मत, मैं साथ हूँ। चलिए चले। डेविड उन्हें एक एक जगह लेकर गया। हरियाली, अनगिनत झरने और लगातार गिरती बारिश ने उन सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बादलों के पीछे चलते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। ये
जगह तो सपनों जैसी है, मैं यही रहना चाहती हूँ। यहाँ सिर्फ घूमने में मजा है, रहना मुश्किल है। हमेशा बारिश जो होती है। जो भी हो, ये सफर जिंदगी भर याद रहेगा। घूमने के बाद वो एक छोटी सी ढाबे नुमा जगह पर बैठे। खाने पीने के बीच बातचीत शुरू हो गई और डेविड ने उन्हें नोह कलिकाय वाटरफॉल के बारे में बताया। आप लोग नोह कलिकाय वाटरफॉल के बारे में जानते हैं? बस इतना पता है कि ये एशिया का सबसे ऊंचा झरना है। ये सिर्फ झरना नहीं, इसके साथ एक खौफनाक कहानी भी जुड़ी है। कहानी के मुताबिक कई साल पहले यहाँ एक महिला रहती थी जिसका नाम लिकाई था। उसने अपने बेटी को पालने के लिए दूसरी शादी की, लेकिन उसका दूसरा पति बहुत ही क्रूर था। उसने लिकाई की बेटी को मारकर उसका मांस पका दिया। जब लिकाई को यह सच्चाई पता चली तो उसने इस झरने से कूदकर जान दे दी। तभी से इसे नोह कलिकाय वाटरफॉल कहते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ जाने वाले को आत्महत्या करने के ख्याल आते हैं, इसीलिए इसे भूतिया जगह माना जाता है। सभी के चेहरे पर डर और अजीब सी बेचैनी साफ दिख रही थी। God, this is horrifying. लेकिन क्या ये सच है? मैंने ये चीज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की है। मैं आपको वहां जाने की सलाह नहीं दूंगा। सभी ने उस जगह जाने की इच्छा जताई, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। रात में सभी अपने कमरे में लौट आए, लेकिन राजेश के मन में उस जगह को देखने की इच्छा हो रही थी। उसने राहुल से बात की। राहुल, मुझे नोह कलिकाय वाटरफॉल जाना है, तुम मेरे साथ चलोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? डेविड ने मना किया था ना। बस एक बार देखेंगे और लौट आ जाएंगे यार, प्लीज। ठीक है, पर जल्दी वापस आना होगा। रात के सन्नाटे में दोनों चुपके से होटल से निकलकर झरने तक पहुंच गए। झरने की गड़गड़ाहट और उसकी ऊंचाई देखकर वो दंग रह गए, लेकिन तभी उनके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। कूद जाओ, कूद जाओ, ये जीवन बेकार है, कूद जाओ। राजेश, ये आवाज सुन रहे हो ना? हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। राजेश ने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन राहुल वहीं रुक गया। राहुल, चलो यहाँ से। कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ। राहुल जैसे हिप्नोटाइज हो चुका था। राजेश ने उसे बार बार बुलाया, लेकिन राहुल ने झरने की तरफ कदम बढ़ा दिए और अचानक उसमें कूद गया। राजेश भौंचक्का रह गया। डरा सहमा राजेश होटल वापस भागा और सबको जगा कर ये बात बताई। सबने उसे बहुत डांटा और फटाफट झरने की ओर दौड़े। वहां पहुंचने पर उन्हें राहुल का जूता मिला। ये क्या हो गया? हमने सुना था लेकिन यकीन नहीं था, ये सच है। तभी सबके दिमाग में वही आवाज गूंजने लगी। कूद जाओ, कूद जाओ। यहाँ से भागो, जल्दी। सभी लौटने लगे, लेकिन तभी सेलिना ने अचानक इरफान को झरने में धक्का दे दिया। सेलिना, तुमने ये क्या किया? मुझे भी वही आवाज सुनाई दे रही थी। मैं खुद कूदने वाली थी, लेकिन अचानक उसे मारने का ख्याल आया। सभी हैरान परेशान होकर सेलिना को लेकर होटल लौट आए। सेलिना झूठ बोल रही है, ये उसका सिर्फ बहाना है। मर्डर हुआ है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ, सच पता चलेगा। ये कत्ल है, इसे छुपा नहीं सकते। मैं सच कह रही हूँ, वो आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मुझे नहीं पता चला मैंने क्या किया। रुकिए, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। ये घटना अजीब है, पर मैंने पहले भी ऐसा सुना है। नोह कलिकाय वाटरफॉल के पास जाने वाले पहले सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते थे, पर कुछ साल पहले एक लड़के ने गांव में किसी का खून कर दिया और भागकर वहीं जाकर खुदकुशी कर ली। तब से वहां जाने वालों को आत्महत्या के ख्याल के साथ साथ किसी और को भी मारने के विचार आते हैं।
ये जगह अब खतरनाक हो चुकी है। ये सब अंधविश्वास जैसा लगता है। आप माने या ना माने, लेकिन मैंने ये बात कई बार सुनी है। ये सब उस लड़के की आत्मा कर रही है। सभी के चेहरे पर डर का साया था। किसी ने सोचा नहीं था कि उनका सफर इस तरह एक पूरे सपने में बदल जाएगा। तभी ज्योति बोली, राजेश कहाँ है? वो यहाँ नहीं दिख रहा। क्या वो फिर से झरने की तरफ गया है? नहीं, हमें उसे रोकना होगा। सभी घबराए हुए झरने की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि राजेश झरने के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। राजेश, वहां से हटो। क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। तभी राजेश के पास एक साया दिखाई दिया। साया कुछ पल के लिए रुका और फिर गायब हो गया। राजेश ने सिर घुमाकर उनकी ओर देखा और धीरे धीरे वापस आ गया। राजेश, वहां क्या हो रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई मुझसे बात कर रहा हो। वो कह रहा था कि मैं यहां से मत जाऊं। वो मुझे रोक रहा था। सभी ने घबराकर राजेश को वहां से दूर किया और वापस लौटे और उन सब ने फैसला किया कि अब उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। बस चल पड़ी। धीरे धीरे लंबे सफर और मानसिक थकावट के चलते सभी सो गए। लेकिन रात के अंधेरे में राजेश अचानक उठ गया। उसकी आंखें लाल थी और उसमें कोई इमोशन नहीं थे। वो अपनी जेब से एक चाकू निकालकर धीरे धीरे अपने साथियों की तरफ बढ़ा। तुम सबको जाना होगा, तुम सबको जाना होगा। राजेश ने एक एक करके सभी को चाकू मारना शुरू कर दिया। उनकी चीखें सुनने वाला ड्राइवर के सिवा कोई नहीं था। ये लड़का पागल हो चुका है। ये आत्मा का खेल है। इसे रोकने का एक ही तरीका है। राजेश जब ड्राइवर की तरफ बढ़ा तो ड्राइवर ने बस को रोकने की बजाय तेज रफ्तार से चलाते हुए उसे सीधा खाई में गिरा दिया। बस एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरी और पल भर में आग की लपटों में गिर गई। राजेश, ड्राइवर और बाकी सभी की मौत हो गई।